रात के 10 बज चुके थे। गांव के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थी। हवा में हल्की ठंडक घुली हुई थी और आसमान में बादल तैर रहे थे। बरसात को गुजरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ, इसलिए खेतों में नमी अब भी बनी हुई थी। गांव के बाहर फैले उन विशाल खेतों में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी, पानी और कुछ रहस्यमय सी। गांव का नाम था भरवापुर। यह गांव बाहर से तो शांत और सुंदर लगता था, लेकिन उसके खेतों के बारे में एक डरावनी कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि वहां खेतों का भूत रहता है। एक ऐसी आत्मा जो रात के वक्त खेतों में घूमती है और जो भी उसे देख ले वो या तो पागल हो जाता है या फिर गायब। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने कुछ देखा है। किसी औरत की परछाई सफेद कपड़ों में जो धान के बीच से निकलकर अचानक गायब हो जाती थी। कोई कहता उसने किसी को रोते सुना, तो कोई कहता उसने खेतों में जले दिए देखे जहां कोई इंसान नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहते यह सब अंधविश्वास है, लेकिन जब हरि प्रसाद नाम के किसान की मौत खेत में हुई और उसकी लाश अगले दिन टुकड़ों में मिली, तब से किसी की हिम्मत नहीं होती थी रात को वहां जाने की। रामू गांव का जवान लड़का था। उम्र हो गई करीब 25 साल। मेहनती मगर जिद्दी भी। उसे इन कहानियों पर हंसी आती थी। भूत भूत कुछ नहीं होता। वो अक्सर चौपाल पर बैठे लोगों से कहता, अगर भूत होता तो मैं कल रात जाकर देख आता हूँ। लोग उसे रोकते, पगला गया है तू, हरिप्रसाद भी तो यही बोला था। पर रामू हंस देता, हरिप्रसाद को सांप ने काटा था, भूत ने नहीं। रामू के पिता रामनारायण बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने बेटे को कई बार समझाया, बेटा रात को खेतों में मत जाना। तेरा बाप बूढ़ा है, पर उस खेत में जो हुआ वो झूठ नहीं था। पर रामू की आदत थी, जो ठान लेता वो करके छोड़ता। उस दिन रात को रामू ने तय कर लिया कि वह सच का पता लगाएगा। उसने अपनी लाठी उठाई, टॉर्च जेब में रखी और खेत की ओर निकल पड़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। दूर कहीं से उल्लू की आवाज आई। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थी, जैसे किसी को रोकना चाह रही हो। गांव के कुत्ते उसके पीछे तक भौंकते रहे, मानो चेतावनी दे रहे हो। रामू खेत तक पहुंचा। धान की फसल आधी कट चुकी थी, बाकी हिस्सा अंधेरे में लहराता हुआ किसी सागर की तरह लग रहा था। उसने टॉर्च जलाई। रोशनी में नमी से भरी मिट्टी चमक रही थी। भूत अगर तू सच में है तो सामने आ। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर हवा का झोंका उठा। धान के पौधे हिलने लगे। रामू मुस्कुराया, ये तो बस हवा है, मुझे इससे डरना नहीं चाहिए। उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया रामू। वो चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, रामू इधर आओ। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। कौन है वहाँ? सामने आओ। उत्तर में सिर्फ सन्नाटा दिख रहा था। रामू ने टॉर्च की रोशनी आगे फेंकी। धान के बीच कोई हल्की सी हरकत हुई। किसी सफेद चीज की झलक मिली, जैसे कोई औरत हो सफेद साड़ी में। वो आगे बढ़ा। अब उसकी चाल धीमी थी, मगर दिल की धड़कन तेज। हवा में अब मिट्टी की गंध नहीं थी, कुछ और था, जैसे सड़ी हुई चीज की। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई। उसने टटोल कर उसे फिर चालू करने की कोशिश की, पर वो नहीं जली। अंधेरे में उसने सुना किसी के पाँव पानी में चलते हुए आवाज कर रहे हो। कौन है वहाँ? रामू चिल्लाया, और तभी उसके सामने वो औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरा में आधा दिख रहा था।
बाल खुले हुए, आंखें लाल चमकती, होठों पर मुस्कान लेकिन डरावनी। तू आ गया, अच्छा किया। रामू के पैरों में मानो जान ही नहीं रही। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। जिसे तुमने बुला लिया, जो इसी खेत में मरी थी, तुम्हारे दादा की वजह से। रामू पीछे हट गया। मेरे दादा? हाँ, तुम्हारे दादा ने मेरा खेत छीना था। अब मैं उनका बदला लूंगी। रामू कुछ समझ नहीं पाया। तुम कौन हो? उसने दोबारा पूछा। गौरी, जो इस खेत की हकदार थी, और अब यह खेत मेरा है हमेशा के लिए। रामू ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर कीचड़ में धंस गए। वो जोर लगाता रहा, लेकिन कीचड़ जैसे उसे पकड़कर खींच रहा था। गौरी की परछाई अब उसके करीब थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, सड़ा हुआ, आंखें खून जैसी लाल, होठों पर काला धुआं। मत भाग, अब तू भी यहीं रहेगा मेरे साथ। रामू ने पूरी ताकत लगाई, कीचड़ से पैर निकाला और भागा। पीछे से किसी के चीखने की आवाज आई, इतनी डरावनी कि उसका कलेजा कांप गया। वो दौड़ता रहा तब तक जब तक गांव की चौपाल नहीं दिखी। वहां पहुंचते ही वो जमीन पर गिर पड़ा, सांस फूल रही थी। सुबह जब गांव वाले चौपाल पर पहुंचे तो उन्होंने रामू को बेहोश पाया। किसी ने पानी डाला, किसी ने नाम पुकारा। आखिर वो धीरे धीरे होश में आया। क्या हुआ रामू? उसके दोस्त गोपाल ने पूछा। रामू कांपते हुए बोला। वो थी वहां सफेद साड़ी में गौरी। उसने नाम लिया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राम नारायण का चेहरा सफेद पड़ गया। गौरी का नाम मत लो बेटा, वो औरत तेरे दादा के जमाने में मरी थी। गांव के सबसे बुजुर्ग लखन बाबा ने धीरे धीरे कहा। वो गौरी थी गरीब औरत जिसके खेत तेरे दादा ने छीन लिए थे। उसी खेत में वो मरी। तब से हर साल उसकी आत्मा उसी खेत में घूमती है। रामू सुनता रहा, डर और पछतावे में डूबा हुआ। उसे याद आया, गौरी ने कहा था अब यह खेत मेरा है। हमेशा के लिए उस रात के बाद से रामू बदल गया था। जो लड़का कभी भूतों की बात पर हंसता था, अब किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता था। वो अक्सर खामोश बैठा रहता, खेत की दिशा में देखता और कुछ बड़बड़ाता। उसकी माँ चिंता में थी। बेटा कुछ खा ले, 3 दिन हो गए। पर रामू बस इतना कहता। वो मुझे बुला रही है अम्मा, वो खत्म नहीं हुई। राम नारायण गुस्से में बोले। बस करो यह पागलपन, अब तू फिर खेत की बात करेगा तो मैं घर से निकाल दूंगा। लेकिन रात को जब सब सो गए, रामू की आंखें खुली, बाहर से वही आवाज आई। आओ रामू। वो उठ बैठा, दिल तेजी से धड़कने लगा। इस बार डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। वो जानना चाहता था यह सब सच है या कोई इंसानी चाल। उसने चुपचाप लाठी उठाई और फिर से निकल पड़ा। रात फिर घनी थी, आसमान में बादल छाए थे और दूर बिजली चमक रही थी। खेतों में पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। वही सन्नाटा, वही हवा, वही सड़ी मिट्टी की गंध। गौरी, मैं फिर आया हूँ, अब बता तू कौन है? कुछ देर खामोशी रही, फिर धान के बीच सरसराहट हुई और इस बार कोई इंसान दिखा। सफेद साड़ी नहीं बल्कि पीले कपड़ों में कोई आदमी झुककर कुछ कर रहा था। रामू ने धीरे धीरे पास जाकर देखा। वो आदमी किसी गड्ढे में कुछ दबा रहा था। कौन है वहाँ? आदमी चौंका, भागने लगा। रामू पीछे दौड़ा और किसी तरह उसकी बाह पकड़ ली। दोनों गिरे। रामू ने कहा, गोपाल तू यहाँ? गोपाल वही था, उसका सबसे करीबी दोस्त। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। रामू तू यहाँ क्या कर रहा है? यह मैं भी पूछ रहा हूँ। तू रात को खेत में क्या दबा रहा था? गोपाल कुछ नहीं बोला। रामू ने जोर से बोला, बोल वरना पुलिस बुलाऊंगा। गोपाल घुटनों के बल बैठ गया। रामू तुझे नहीं पता, यह खेत शापित नहीं बल्कि लालच से भरे लोगों का है। गोपाल ने धीमी आवाज में कहा, हरिप्रसाद की मौत याद है? वो भूत से नहीं मरा था,
मैंने और हरि प्रसाद ने मिलकर गौरी के पुराने खेत से छिपे जेवर निकालने की कोशिश की थी। वही जेवर जो तेरे दादा ने उससे छीन लिए थे। मगर रात को जब हम खुदाई कर रहे थे, हरि प्रसाद के ऊपर मिट्टी का ढेर गिर गया। मैं भाग गया। रामू स्तब्ध रह गया। तूने उसे मरने दिया? मैं डर गया था यार। लोगों ने जब सुना कि वो खेत में मरा है तो सबने कह दिया भूत ने मारा। मैंने किसी को सच नहीं बताया। तो वो आवाजें, वो परछाई, वह सब क्या थी? गोपाल ने डर कर कहा। वो मैं करता था ताकि कोई खेत के पास ना आए। रात को सफेद कपड़ा पहनकर डराता था सबको ताकि खजाना खुद खोज सकूं। रामू का सिर घूम गया। तो वो गौरी का भूत नहीं तू था? गोपाल ने कहा। हाँ। रामू ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी ठंडी हवा का झोंका आया। धान के पौधे जोर से हिलने लगे। दोनों ने एक साथ चारों ओर देखा और फिर धान के बीच सफेद धुंध उठने लगी। उस धुंध के बीच एक आकृति बनी गौरी की। बाल खुले, चेहरा सफेद, आंखें लाल, बिल्कुल वैसी ही है जैसे उस रात रामू ने देखी थी। गोपाल घबराकर पीछे हट गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं तो बस मजाक कर रहा था। गौरी की आवाज गूंजी। मजाक? मेरे खेत में मौत का मजाक? रामू जड़ हो गया। अब उसे समझ आ गया था। गोपाल का धोखा एक बात थी, पर गौरी की आत्मा सच में थी। गौरी ने हाथ उठाया। अचानक गोपाल के पैरों के नीचे कीचड़ उबलने लगा। वो चिल्लाया, बचाओ, रामू में गलती कर बैठा। रामू ने उसे खींचने की कोशिश की, मगर कीचड़ उसे नीचे खींच रहा था। माफ कर दे गौरी। गोपाल चीखता रहा। गौरी की परछाई पास आई। उसका चेहरा नफरत से भरा था। तूने मेरा खेत अपवित्र किया, अब तू भी यहीं सड़ेगा। एक तेज बिजली चमकी और अगले पल गोपाल गायब था। बस कीचड़ में बुलबुले उठ रहे थे। रामू वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। गौरी, मैं तेरे दादा का पोता हूँ, मगर मैंने तेरा कोई बुरा नहीं किया। अगर मुझसे गलती हुई थी तो मैं माफी मांगता हूँ। गौरी की परछाई स्थिर हो गई। हवा थम गई। तेरे खून ने मुझसे खेत छीना था, अब क्या देगा तू? रामू ने हाथ जोड़ लिए। यह खेत तू रख ले, मैं अब कभी इस पर कदम नहीं रखूंगा। मैं सब गांव वालों से कहूंगा कि यह जमीन तेरे नाम की है। गौरी की आंखों में एक क्षण के लिए आंसू चमक गए। मेरी देह मिट्टी में है, पर आत्मा अब चैन पाएगी अगर तू वादा निभाए। रामू ने सिर झुका लिया। वादा करता हूँ। धीरे धीरे सफेद धुंध उठी। हवा ठंडी हुई और गौरी की परछाई आसमान में घुलने लगी। सिर्फ उसकी आवाज रह गई। अब कोई और ना आए मेरे खेत में। फिर सब शांत हो गया। सुबह जब रामू लौटा, लोग हैरान रह गए। उसका चेहरा सफेद, आंखें सुर्ख, कपड़े कीचड़ से सने हुए। गोपाल कहाँ है? किसी ने पूछा। रामू बोला, वो अब नहीं लौटेगा। गांव वाले खेत की ओर भागे। वहां कीचड़ में गहरे गड्ढे थे, मगर गोपाल का कोई निशान नहीं। रामू ने सबको पूरी बात बताई। जेवर, हरि प्रसाद की मौत और गौरी की आत्मा का सच। लोगों ने सुना और पहली बार गांव में डर नहीं बल्कि सम्मान हुआ उस आत्मा के लिए। कुछ दिन बाद रामू ने गौरी की याद में खेत के किनारे एक छोटा मंदिर बनवाया। उसने पत्थर पर खुदवाया, यह भूमि गौरी की है, यहाँ अब कोई लालच नहीं करेगा। गांव के लोगों ने भी उस खेत को छोड़ दिया। किसी ने वहां अब खेती नहीं की। धीरे धीरे वो जगह हरियाली से भर गई, जैसे धरती खुद उसे आशीर्वाद दे रही हो। रामू अब रोज वहां दीपक जलाता बिना डर के। कभी कभी हवा में फूलों की खुशबू फैल जाती और उसे लगता जैसे गौरी मुस्कुरा रही हो। साल बीत गए। बरुआपुर फिर से शांत गांव बन गया। भूत की कहानियां मिट गई, पर गौरी के खेत की इज्जत सब करने लगे। एक शाम रामू मंदिर के पास बैठा था। सूरज ढल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। उसने आसमान की ओर देखा और अचानक धान के बीच से हल्की सफेद रोशनी उठी। उस रोशनी के बीच उसे गौरी का चेहरा दिखा, मुस्कुराता हुआ शांत। रामू ने सिर झुका लिया।
धीरे से कहा, शांति मिले तुझे गौरी। और वह रोशनी आसमान में विलीन हो गई। मुंबई का वो कोना जहां दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता था। लोग उस सड़क से गुजरने से कतराते थे। कहते थे वहां एक बूढ़ी औरत वड़ा पाव बेचती है। उस दुकान का नाम था काया वड़ा पाव ईटिंग पॉइंट। वो रात के 12 बजे तक खुला रहता था। एक 100 साल पुरानी चुड़ैल जिसका असली नाम काया था, उसे गांव वालों ने इंसानों का मांस खाने के जुर्म में जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा उस तवे में कैद हो गई। रात के 12 बजे सुनसान गली में जब कोई भूला भटका इंसान गुजरता है तो उस तवे से खून की बूंदें टपकने लगती है। चुड़ैल का सड़ा गला, डरावना चेहरा, लाल आंखें और झुलसी हुई त्वचा थी। जो भी वहां से निकलता चुड़ैल के वड़ा पाव जरूर खाता, पर जो भी खाता मारा जाता। राकेश और अभी 2 दोस्त जिन्हें डर जैसी चीज में यकीन नहीं था, वहां से बाहर निकलते ही रास्ता बदल चुका था। दोनों जिस गली से आए थे वहां अब घना कोहरा और सुनसान सन्नाटा पसरा हुआ था। सारी लाइट बंद हो गई थी। अभी कुछ सोच नहीं पा रहा था। अबे ये क्या? हम तो इस गली से ही आए थे ना। अचानक कहीं से खून की बूंदें टपकने लगी और पीछे से वही बूढ़ी औरत आती दिखी। ताजा खून, ताजा मांस और भूख, मेरी भूख कभी नहीं मिटती बेटा, अब मैं इसे खाऊंगी। अचानक उसकी शक्ल बदलने लगी। उसके दांत बड़े बड़े, आंखें चमकने लगी और नाखून खंजर जैसे। धीरे धीरे अब वो एक बूढ़ी चुड़ैल में बदल गई थी। दोनों भागने लगे, पर गली वहीं की वहीं। जितना आगे जा रहे थे इतना ही चुड़ैल के पास आ रहे थे। यह मेरी भूल भुलैया है, इससे कैसे बचोगे? तभी बूढ़ी चुड़ैल ने राकेश की गर्दन पकड़ ली। एक तो गया बेटा, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और देखते ही देखते राकेश का जिस्म लटकता मांस बन गया। उसकी चमड़ी उतार कर वड़ा पाव के मिश्रण में डाल दी गई। उसके खून से चटनी बना दी गई। नहीं नहीं भगवान, यह क्या से क्या। अभी यह दृश्य देखकर चौंक गया। उसकी आंखों के सामने उसका दोस्त मारा गया बुरी तरीके से। अभी अंदर ही अंदर गुस्सा था और रो रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। चुड़ैल ने अभी को भी बंदी बना लिया। राकेश और अभी 2 दोस्त जिन्हें डर जैसी चीज में यकीन नहीं था, एक रात शर्त लगाकर वहां पहुंच गए। अबे क्या बकवास है चुड़ैल और वड़ा पाव, चल देखते हैं। चुड़ैल भी कोई वड़ा पाव बेचती है। हाँ और सुन, अगर डर गया तो अगले हफ्ते की पूरी पार्टी तेरी। अच्छा ठीक है भाई, मेरी तरफ से पार्टी डन। अब पहले देखते हैं कौन डरता है। दोनों लड़खड़ाते कदमों से उस दुकान तक पहुँचे। एक भयानक बूढ़ी औरत, झुर्रियों भरा डरावना चेहरा, लाल चमकती हुई आंखें, तवे पर वड़ा पाव मसाला तलती हुई दिखाई दी। चारों तरफ धुंध और कोहरे का माहौल था। यह बहुत खौफनाक नजारा लग रहा था। वो दुकान एक सुनसान गली में थी। उसके तवे से भयानक बदबू उठ रही थी। वातावरण स्याह, डरावना और सहन पैदा करने वाला था। अगल बगल सुनसान, चारों तरफ सन्नाटा। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते हैं, कदमों की आवाज और उनकी परछाई छोटी होती जा रही थी। कौन है? भूख लगी है क्या? मेरे वड़ा पाव खाकर देखो, तीखी चटनी के साथ मजा आ जाएगा। हाँ अम्मा, 2 वड़ा पाव बना दे। और यह बताओ तुम चुड़ैल हो क्या? पता नहीं बेटा, लोग बोलते हैं। तुम बताओ, तुमको लगती हूँ क्या? अजय कुछ पल उसका चेहरा गौर से देखता है और कहता है, ऐसे बनकर रहोगी तो लगोगे ही। बूढ़ी औरत ने बिना कुछ बोले वड़ा पाव बनाना शुरू किया। अचानक एक अजीब सी गंध फैल गई। ऐसा लगा जैसे जलती हुई हड्डियों की बा रही हो।
पाँव सेकने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का मांस हो। अरे यह कैसी बदबू है? खुशबू है बेटा, मजा आएगा खाओगे तो। तुमने वेज पाव खाए होंगे, यह नॉनवेज वड़ा पाव है, इसलिए तुम्हें असहज महक आ रही है। हाँ यार, ऐसा लग रहा है जैसे मांस जल रहा है। शायद ये अम्मा सही कह रही है, मांस का वड़ा पाव अलग महक फैलाता है। चल राकेश, खा लेते हैं, शर्त जो पूरी करनी है। वड़ा पाव आया, बाहर से कुरकुरा और भीतर कुछ अजीब, जैसे खून से सना हो। देखिए लाल चटनी। अबे ये वड़ा अंदर से लाल क्यों है? और चटनी भी अजीब सी बो आ रही है इसमें। ताजा है, खा ले बेटा। अब खाऊंगी और नए वड़ा पाव बनाऊंगी। हाँ, दोनों ने डरते डरते वड़ा पाव खा लिया। अगले ही पल राकेश का पेट दर्द करने लगा और उसने उल्टी कर दी। अबे कुछ गड़बड़ है, अजीब सा लग रहा है और पेट दुख रहा है। चल जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। पर अगली सुबह अभी किसी तरह भाग निकला। वो थाने पहुंचा। साहब, वहाँ वड़ा पाव बेचने वाली चुड़ैल है, उसने मेरे दोस्त को बुरी तरह मार डाला और खा लिया। अबे नशे में है क्या? किधर है दुकान? साहब, अंधेरी खोपचा गली के अंधेरी छोर पर, और 2 सिपाही वहां पहुंचे, पर वहां कुछ नहीं था। साहब, यहाँ तो मैदान है, कोई दुकान नहीं। नहीं साहब, रात को यही थी, यही राकेश को खा गई थी वो चुड़ैल। क्या चुड़ैल? साले यह पागल हो गया है, चुड़ैल की रबट लिखवा रहा है। तभी अचानक जमीन से खून उभरने लगा। भाई ओके है, जमीन लाल क्यों हो रही है? और फिर वहाँ की मिट्टी धसकने लगी। अंदर एक गड्ढा खुला जिसमें सड़े हुए मांस और कटी उंगलियां पड़ी थी। अलग जगह से मुंडी बाहर निकल रही थी। ये तो राकेश है, मेरा दोस्त। हे भगवान, ये तो इंसानी अंग है, कहानी में सच्चाई है। अब चौकसी बढ़ाओ और गड्ढा करो। यहाँ गड्ढा होते ही उसमें से बहुत से लोगों के अंग निकलने लगे, पूरे में बदबू फैलने लगी। सब चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। साहब, ये तो कोई बहुत बड़ी साजिश लग रही है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो लग रहा है कि यह सब चुड़ैल का किया धरा है। अरे पागल और भूत, चुड़ैल कुछ नहीं होता, यो किसी की चाल है जो चुड़ैल बनकर लोगों को मार रही है। अभी चलो, शाम होने वाली है। पाटिल के कहने पर सब लोग घर आ गए, पर अभी अपने घर आते ही मन में यह सोचता है, क्या सच में कोई जानबूझकर कर रहा है या कोई चुड़ैल है? यह सब सोचते सोचते वह सो जाता है। अभी को अजीब अजीब सपने आने लगे। तू कुछ नहीं कर सकता मेरा, तेरा दोस्त तो गया, बड़ा आया था मुझसे पंगा लेने। आगे से दिमाग में बिठा ले, काया चुड़ैल किसी के जंगल में नहीं रहती। चुड़ैल देख अभी की आंखें खुल गई, वो पूरा पसीना पसीना हो गया। फिर वो पानी पीकर दोबारा सो जाता है। थोड़ी देर बाद अभी के सपने में राकेश आता है। मुझे बचा ले अभी, मेरी लाश उस चुड़ैल के पास है, तुझे भी ले जाएगी। भाग नहीं, मैं इसका अंत करूंगा। अगले दिन उसने तांत्रिक बाबा वसंत राव से संपर्क किया। यह कोई मामूली आत्मा नहीं, वड़ा पाव वाली चुड़ैल है काया। 100 साल पहले जिंदा जला दी गई थी, अब वो इंसानों को मारकर उनके अंगों से वड़ा पाव बनाती है।
और यह कोई मामूली चुड़ैल नहीं है, मायावी राक्षसनी है। तो इसे कैसे रोका जाए बाबा? सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके तवे को तोड़ दो, उसी में उसकी आत्मा बंधी है। लेकिन बेटा तुझे अपनी जान दांव पर रखनी होगी। त्रिक के बताए उपाय से एक नींबू और लोहे की कीली और रात को फिर उसी जगह पहुंचा। अब वहां सचमुच एक दुकान दिख रही थी, उसी बूढ़ी चुड़ैल के साथ। आ गया बेटा ताजा गोश्त, बहुत देर कर दी। आज तेरा खेल खत्म करूंगा। अभी ने लोहे की कील से तवे पर वार किया। चुड़ैल तड़प उठी। नहीं, तवा नहीं, मेरी आत्मा है। फिर वह आग में जलकर राख बन जाती है। माहौल में भयानक सन्नाटा आ जाता है। गली में पड़े तवे की राख से अब भी धुआं उठ रहा है।